हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पॉलिटी पूरा पढ़ लिया है। तो बिना जैसे और उसका उत्तर किए हुए सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। तो आज हम अपना सुहाना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे। जितना भी पॉलिटी का डिफरेंट टाइप्स का कॉन्सेप्ट है, वो सारा कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन से पूरा हो जाएगा। तो आप लोग ये इतना क्वेश्चन कर लीजिए, और इसके बाद जो हमारा ऐप है उस पर जा करके आप वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह इससे जुड़ा हुआ है कि भाषा के आधार पे भाषा के आधार पे भारत में प्रथम राज्य कौन बना? Which state is the first state formed on the basis of language? का आंसर है उत्तर प्रदेश। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात, और चौथा आंध्र प्रदेश। Which was the first state formed on the basis of the language? Now let's see, ध्यान दीजिए। पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य थे, लेकिन गुजरात गुजराती लोगों का हो गया और महाराष्ट्री लोगों का महाराष्ट्र हो गया। तो भाषा के आधार पे गुजरात और महाराष्ट्र भी बना है, लेकिन इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पे जो फर्स्ट स्टेट बना वो कौन सा था? वो आंध्र प्रदेश था। इसको अगर एक्सप्लेन मैं करूं तो राम लल्लू जी थे, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था। इसके लिए नया राज्य बनाने के लिए उनका ये हंगर स्ट्राइक जो था, भूख हड़ताल जो था, इसी भूख हड़ताल के बदौलत किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, ज़्यादा दिन तक भूखे रहने के कारण, जिससे आंदोलन बढ़ गया और अंत में आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पे प्रथम राज्य बना। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब सेकेंड पे चलते हैं। दूसरा, भारत में किस राज्य की कल्पना की गई है? आंसर है राजतंत्रात्मक, बी है लोक कल्याणकारी, सी है साम्राज्यवादी, या डी धार्मिक धार्मिक राज्य। कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट बना है उसमें किस तरह के स्टेट की कल्पना की गई है? तो पहला दिया हुआ है राजतंत्रात्मक, दूसरा दिया है लोक कल्याणकारी, तीसरा साम्राज्यवादी और चौथा धार्मिक राज्य। तो अगर आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। इंडिया को क्या बनाना है? एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। दैट मीन्स लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था?
26 नवंबर 1948, 24 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 27 दिसंबर 1949। बताइए भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, कब उसको अंगीकृत अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर होगा 26, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान में लिखा गया है। आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है इसको किया गया। ठीक है, आगे देखिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? का आंसर बताइए। डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद राजेंद्र प्रसाद की है, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जो कि परमानेंट इसके अध्यक्ष नहीं थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, टीवी मावलंकर, सी, सच्चिदानंद सिन्हा, या डी, नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए बताइए? राजेंद्र प्रसाद हुए, जीवी मावलंकर, सच्चिदानंद सिन्हा हुए, कौन हुए? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे। वो ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और अगर ये पूछा जाता कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, राम मनोहर लोहिया, सी, सच्चिदानंद सिन्हा, और डी, आर अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, सच्चिदानंद सिन्हा और
B.R. अम्बेडकर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर जी थे। B.R. अम्बेडकर जी ने ही उसकी ड्राफ्टिंग की थी। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हो गया। आगे चलिए, भारत के संविधान में आरंभ में जब संविधान लागू हुआ उस वक्त की बात है, कितने अनुच्छेद थे? मतलब 1950 के समय में। ए 390, बी 195, सी 420 और डी 465। क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। भारत के संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? मतलब 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो कितने आर्टिकल थे? का आंसर होगा 395 अनुच्छेद थे। कितने आर्टिकल थे? 395 अनुच्छेद। ठीक है ना? आगे आ जाइए। संविधान में 11वीं अनुसूची क्या है? नगर पालिका, बी पंचायती राज व्यवस्था, सी दल बदल, या डी भूमि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल कानून किस अनुसूची में है? का आंसर होगा ए 9, बी 10, 11 या डी 12। बताइए। संविधान में 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था है, जिसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था को किसके द्वारा जोड़ा गया था? 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 के द्वारा जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची वही होगी। दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में है। किसमें है? 10th शेड्यूल में। दल बदल कानून किसमें है? 10वीं अनुसूची। तो आगे आइए क्वेश्चन। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तिहत्तरवां संविधान संशोधन 192, 72वां संविधान संशोधन, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, या डी 42वां संविधान संशोधन 1973। बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर आप लोग। गर्मी बहुत है, लेकिन अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपकी गर्मी क्या है? शांत भी हो जाएगी, क्योंकि जब आपको दिमाग लगाना होगा तो पता चलेगा। और इतना मैं पक्का कह देता हूं, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो सिपाही के हों, चाहे बिहार शिक्षक के हों, बीपीएससी पीटी के हों, या सचिवालय सहायक के हों, ये जो क्वेश्चन अभी कराया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन जिसने कर लिया उसको पॉलिटी में किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। उसका पॉलिटी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।
वो निश्चिंत जा करके ये कर ले और अपने घर पे जा करके क्या करे, रिवाइज करे और आराम करे। फिर कोई जरूरत नहीं लुसेंट, पैरामाउंट, ये वो 10 तरह के कोचिंग की बुक लेना, बस क्या करना है, क्वेश्चंस कर लेना। लुसेंट का जीके पढ़ते हैं, याद नहीं रहता है, हमें क्वेश्चन से मतलब है। तो इसका आंसर बताइए, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका होगा 74वां संविधान संशोधन 1992। इसकी एक यात्रा थी। राजीव गांधी जी चाहते थे कि नगर पालिका और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिले, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन बाद में जल करके 73वें संविधान संशोधन में किसको मिली थी? पंचायती राज व्यवस्था को, PRI बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और 74वें में नगर पालिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका। ठीक है, आगे बढ़िए। संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या है? का आंसर से पहले ऑप्शन हो जाएगा एक, 22 भाषाओं का उल्लेख है। तीसरा, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन की व्यवस्था। तीसरा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और डी है भू सुधार अधिनियम व्यवस्था। बताइए इसका 7वीं अनुसूची में क्या है, 7th शेड्यूल में क्या है? बताइए। 12 अनुसूची हैं, 12th शेड्यूल है टोटल संविधान में। उस 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची में जो है वो 3 तरह की सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या आता है बताइए? डिफेंस किस में आएगा? संघ सूची का विषय है डिफेंस। बैंकिंग किसका विषय है? संघ सूची का विषय। और रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय। समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, शिक्षा, विवाह तलाक से संबंधित नियम, पर्यावरण से संबंधित मुद्दा, ये सब किस में आएगा? समवर्ती सूची। एक अवशिष्ट भी होता है जिसमें क्या आता है? अंतरिक्ष, स्पेस से जुड़ा हुआ चीज। और क्या बताइए? ये सब स्पेस, परमाणु ऊर्जा वाली चीजों के बारे में समवर्ती सूची में। स्पेस और साइबर, साइबर से जुड़ा हुआ मुद्दा, साइबर होता है ना, साइबर क्राइम, साइबर इशू, साइबर स्पेस, वो आता है किसमें? समवर्ती सूची में आता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़िए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते का उल्लेख है, इसमें होगा बताइए? दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते का उल्लेख किस में है? बताइए किस अनुसूची में होगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते की बात की गई है वो दूसरी अनुसूची है।
पहली अनुसूची में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे में क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ता, इसका उल्लेख है। आगे देख लीजिए। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है, बताइए। कहाँ पे है, अनुसूची छोड़ दीजिएगा, कहाँ पे है। अनुच्छेद 60 बी, अनुसूची 3 सी, अनुसूची 4 या डी, अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख कहाँ पर है, 60 आर्टिकल में, अनुसूची 3 में, अनुसूची 4 में, अनुसूची आर्टिकल 59 में, या अनुसूची 2 में, अनुसूची शेड्यूल 2 में, बताइए। अनुसूची 2 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख केवल अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। आर्टिकल 60 को छोड़ करके प्रेसिडेंट के ओथ का वर्णन कहीं नहीं है। प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, ये केवल किसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है, इसको छोड़ के कहीं और पर नहीं है। तो ये हमारा आंसर था। आगे चलिए। सुधार व्यवस्था का उल्लेख कहाँ है, इन शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11। भू सुधार व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पे है, लैंड रिफॉर्म के बारे में कहाँ बताया गया है, बताइए। इसका आंसर होगा शेड्यूल 9, अनुसूची 9। ये महत्वपूर्ण है। भू सुधार व्यवस्था और जमींदारी प्रथा का अंत अनुसूची में 9 में दिया गया है। इसका आंसर ये होगा, और इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। इसका डिटेल सुन लीजिए। आरंभ में बताया गया था कि जब किसी जमींदार का लैंड सीलिंग होगा, जमीन उसका लिया जाएगा और भू सुधार व्यवस्था होगी, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। देयर इज नो एनी जुडिशियल रिव्यू ऑफ लैंड सीलिंग और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इट वॉज मेंशन्ड अर्लियर, बट आफ्टर दैट इन अ मेजर वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट upheld that judicial review is possible to each and every part of the constitution, whether it's preamble, whether it's schedule, or whether it's article. that means मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यायिक समीक्षा संविधान में कहीं भी हो सकती है, कहीं हर चीज का रिव्यू हो सकता है। तो अब जुडिशियल रिव्यू जो है वो अनुसूची 9 का भी क्या है, संभव है। समझ रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू में कि यह बात की जाती है कि क्या इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए या नहीं, समीक्षा करना। समीक्षा सही गलत की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
यहाँ तक हो गया। राज्यसभा में की संख्या का उल्लेख है। अनुसूची 4 which schedule there is process of mention the seats in the Rajya Sabha. Seats in Rajya Sabha. Rajya Sabha seats allocation is mentioned in which schedule? बताइए। शेड्यूल 4 अनुसूची 4 में बताया गया है कि राज्यसभा की सीटें कहाँ पे कितनी होगी। हमारे बिहार में कितनी है? 16 सीटें हैं। यूपी में इस तरह से सीट है, एमपी में सीट है। अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की अलग अलग सीटें हैं। इसके बारे में कहाँ वर्णन है? अनुसूची 4 में वर्णन। ठीक है, अनुसूची 4 में वर्णन। ठीक है, अब आगे चलिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं यहाँ पे प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए आए हैं। अब आइए, संविधान में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और आयरलैंड। संविधान में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और आयरलैंड। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका में कैसी व्यवस्था? अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। दूसरा, गणतंत्र का लेख कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र रिपब्लिक के बारे में जो है, अमेरिका में भी रिपब्लिक है, लेकिन इंडिया में जो रिपब्लिक की बात है वो कहाँ से लिया गया है? वो फ्रांस से लिया गया है। वो कहाँ से लिया गया है? वो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, फ्रांस से लिया गया है। आगे लिखिए। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4(1). फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार कहाँ पे है? पार्ट 3 में दिया गया है। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप है। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संविधान में अधिकार
कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर डायरेक्ट होगा, अमेरिका से लिया गया है। उत्तराधिकार कहाँ से लिया गया है? उत्तराधिकार अमेरिका से लिया गया है। तीसरा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है, बताइए। फंडामेंटल ड्यूटी रूस से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी रूस से लिया गया है। अब आगे चलिए। मौलिक कर्तव्य खारिज किसने की थी? एक, गोलकनाथ समिति, नरसिंहम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, या डी कोई नहीं? बताइए। मौलिक कर्तव्य जो है कौन समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के कहने पे ही 51(1) में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें क्या है? माता पिता की सेवा करना, पेड़ पौधे लगाना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, लोगों के बीच में भाईचारा बनाए रखना। अब आप सोचिए, आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हैं कि नहीं? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हम सभी क्या करते हैं, मौलिक अधिकार के लिए तो बहुत लड़ते हैं, हमें ये अधिकार चाहिए, वो अधिकार चाहिए, लेकिन कर्तव्यों का पालन करने में क्या होते हैं, हम लोग पीछे हटते हैं, जो कि गलत है। कर्तव्यों को हमेशा पालन किया जाना चाहिए। बिना कर्तव्यों के पालन करने से अधिकार का कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है, वो गर्मी थोड़ा ज्यादा है, उसके कारण परेशान। आगे चलिए, आगे चलिए। अब आते हैं हम अपने पार्ट्स। चलिए। संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 1, 5, E 6, 7 और D 8। अभी की बात होती है, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां अधिकार जो है उसको समाप्त कर दिया गया। ये देखिए क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, डी राजनीतिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, किसमें दिया गया है? आर्टिकल 301 में। और 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया था। अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं। आगे चलिए, आगे चलें। 2 मिनट लिख लीजिए। आगे चलिए। वोट देने का अधिकार, मतदान का अधिकार, वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? 1, मौलिक अधिकार, बी
कानूनी अधिकार। डी, संवैधानिक अधिकार, या डी, राजनीतिक अधिकार। राइट टू वोट फंडामेंटल राइट होगा क्या? होना चाहिए, यही आंसर है ना? ये गलत हो जाएगा। हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है कि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये कौन सा अधिकार है? ये लीगल राइट है। अगर वोट देने से रोका जा रहा है तो आपकी लीगल राइट को हड़पा जा रहा है। ये कौन सा अधिकार होगा? ये अधिकार होगा कानूनी अधिकार। ठीक है, तो वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? वोट देने का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है। आ जाइए, अब यहाँ पे आइए। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? इक्वालिटी फॉर लॉ इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, जापान। का आंसर क्या होगा बताइए? का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, ये किसमें है? आर्टिकल 14 में है। कानून के समक्ष समताई कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और कानून का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। ये क्या है? कानून का समान संरक्षण। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है, कानून का समान संरक्षण। ठीक है ना? ये और ये सब किसमें है? रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। चलिए, अब आइए। महिला व बच्चों के लिए देश उपबंध आर्टिकल में है 15(3), 16, 18 और D19। महिला और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन जो है आर्टिकल 15(3) में है, जिसमें बताया गया है कि महिला आयोग का गठन किया जाएगा। महिला आयोग का गठन किया जाएगा और महिला और बाल विकास विभाग भी बना है। कौन सा विभाग? बाल विकास। और ये क्या है ये बताइए? ये जो है तो अनुच्छेद 15 में जो बोलता है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 15 में। सरकारी नौकरियों में अवसर की समता, अवसर की समानता या समता किस अनुच्छेद में है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स किस में है बताइए? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17
और आर्टिकल 18 बताइए किसमें है? सरकारी नौकरियों में अवसर की समता किसमें है? आर्टिकल 16 में दिया गया है। सरकारी नौकरियों में क्या होगा? समान अवसर दिया जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 16 में इस बात का वर्णन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते। अप्रिसियसता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, छुआछूत का विरोध किस अनुच्छेद में है? मतलब छुआछूत को खत्म कर दिया जाएगा, अनटचेबिलिटी को, वो किस आर्टिकल में है बताइए तो? आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। बताइए किसमें है? आर्टिकल 17 में दिया गया है कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाएगा, मतलब किसी प्रकार का छुआछूत नहीं रखना है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये किसमें है? ये अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, आगे चलिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है बताइए? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 19। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 में जो है वो क्या बताया गया है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। मतलब यही कि आपको बोलने की, लिखने की और बाकी चीजों की स्वतंत्रता रहेगी। आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आप जो है गाली गलौज वाले शब्द और अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इंडिया में कहीं जा करके रह सकते हैं, किसमें है? अनुच्छेद 19 में। भारत में कहीं जाके रह सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन कर सकते हैं, राइट टू असेंबल पीसफुली, right to reside in any part of the country, but government can use reasonable restriction to what? To maintain law and order situation in the state. Section 144 of IPC, which allows curfew just because to establish law and order in the state. Right now we see in the state of Manipur where there is completely chaos and there is a chance that our constitution is violated. कहाँ पे हो रहा है ये सब? मणिपुर में हो रहा है। तो अनुच्छेद 19 में ऐसा होगा। चलिए आगे चलिए। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 24। बताइए, एक क्राइम के लिए एक बार पनिशमेंट किसमें है? आर्टिकल 20 में है। किसमें है? आर्टिकल 20 में। इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 20। आगे चलिए। निवारक निरोध, निवारक निरोध, इसमें किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? डिटेन किया जाता है, डिटेन किया जाता है क्राइम से पहले।
वो किस आर्टिकल में है बताइए। निवारक निरोध कानून किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 23 किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 22 में होगा। किसमें होगा? अनुच्छेद 22 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है बताइए। का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 में बोलने और लिखने की आज़ादी है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निर्धारित की गई है। जीवन जीने का अधिकार, जैसे कि जो स्वच्छ पेयजल का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, राइट टू गो अब्रोड, ये किस अनुच्छेद में है? किस आर्टिकल में है बताइए। आर्टिकल 21। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21। स्वच्छ पेयजल का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार किसमें होगा? अनुच्छेद 21 में। दूसरा बताइए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का फ्री एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का फ्री एजुकेशन किस आर्टिकल में है बताइए। आर्टिकल 20A, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23। बताइए किसमें है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अनुच्छेद 21A में है। किसमें है? अनुच्छेद 21A में है। अनुच्छेद 21A में बताया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का फ्री एंड क्या हो जाएगा? कंपलसरी एजुकेशन होगा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बताया गया, किसमें बताया गया है? 21A में बताया गया है। चलिए, अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख किस आर्टिकल में है बताइए। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26-27, आर्टिकल 29-30, आर्टिकल 31-32। बताइए अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 29-30 में है। इसमें बताया गया है कि दो तरह के अल्पसंख्यक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे भाषाई अल्पसंख्यक और दूसरा क्या हो जाएंगे बताइए? धार्मिक अल्पसंख्यक। दूसरा क्या हो जाएंगे? धार्मिक अल्पसंख्यक। रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, linguistic minority and religious minority, these are mentioned in article 29 and 30 and there is no any other part of the constitution. okay, अब देखिए आगे चलिए। हेबीज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, रिट जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है बताइए।
चार ऑप्शन है। अवैध तरीके से 24 घंटे से ज्यादा तक, 24 घंटे से ज्यादा तक बंदी बना लेना, डिटेन कर लेना। दूसरा, अपने जिम्मेदारी को नहीं निभाना। संविधान का गलत व्याख्या करना। हेबियस कॉर्पस रिट कब जारी किया जा सकता है? इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, हैव द बॉडी ऑफ, मतलब किसी भी पर्सन को अगर लीगल तरीके से डिटेन किया गया है, अवैध तरीके से डिटेन किया गया है, तो कोर्ट बोलती है कि 24 घंटे के अंदर उसे हाजिर करो सशरीर। तो ये कौन सा होगा? ये हेबियस कॉर्पस होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। एक मूवी आई थी जय भीम, में हम देख रहे थे कि कर्नाटका हाई कोर्ट क्या कर रही है, हेबियस कॉर्पस का यूज कर रही थी ताकि उस आदमी को हाजिर किया जा सके जिसको डिटेन किया गया। तो ये किसमें होगा बताइए? ये हो जाएगा आपका आंसर ए, अवैध तरीके से 24 घंटे से ज्यादा समय तक डिटेन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलिए। इनमें से कौन सा रिट्स जुडिशियरी के लिए है, कोर्ट के लिए है? ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है इसका उत्प्रेषण, उत्प्रेषण हो गया जिसको हम बोलते हैं सर्सियोररी। के बाद आते हैं, क्या होता है, एक होता है प्रोहिबिटरी, तो क्या बोलते हैं हिंदी? प्रतिषेध, हाँ प्रतिषेध बोलते, प्रेषण प्रतिषेध। हो जाएगा ए एंड बी बोथ, और डी हो जाएगा, डी हो जाएगा मैंडमस। कौन सा रिट कोर्ट के लिए है, मतलब कोर्ट जारी कर सकती है? तो कोर्ट जो है सर्सियोररी भी जारी कर सकती है और प्रोहिबिटरी भी जारी कर सकती है। प्रतिषेध में क्या है, केवल रोकती है, जो आपका ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और सर्सियोररी में क्या करती है कोर्ट? सर्सियोररी जो कि उत्प्रेषण रिट है, इन सर्सियोररी कोर्ट नॉट ओनली प्रोहिबिट द जजमेंट बट इट ऑल्सो मोडिफाइड इट, में सुधार भी करती है। केवल रोकना काफी नहीं है, गलती में सुधार करना भी जरूरी है। तो ये किसमें है? दिस इज इन सर्सियोररी। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। और मैंडमस जो है वो कोर्ट के लिए और के लिए वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, मैंडमस में क्या है, आदेश दिया जाता है किसी को उसका ड्यूटी परफॉर्म करने के। ठीक है, आगे चलिए। इस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये ऑप्शन है 226, इस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32,
आर्टिकल 32 बोलती है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट जो है सो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये किसमें बताया गया है, ये आर्टिकल 32 में बताया गया है। 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। कारखाने में बच्चों के लिए खतरनाक कार्य करने पर बैन है, प्रतिबंध है। किस आर्टिकल के तहत बताइए? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26। बताइए। अनुच्छेद 23 में जो है ना, बेरोजगारी पर किसी को बेगारी नहीं करवा सकते हैं, किसी को इच्छा के विरुद्ध नहीं करवा सकते। जिससे क्या है, फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते हैं। ये कोई जेल में भी काम करता है तो उसको क्या दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है। लेकिन बच्चों के लिए खतरनाक कार्य करने से जो रोका गया है वह किसमें है, वह केवल अनुच्छेद 24 में है। तो राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 24। ठीक है, आगे चलिए। संपत्ति का संपत्ति का राज्य सरकार द्वारा संपत्ति का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय स्टेट गवर्नमेंट इज मेंशन्ड इन। कहाँ पे इसका, कहाँ जा सकते हैं, इसके लिए कहाँ पर उपचार है, कहाँ जा सकते हैं? अगर संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया राज्य सरकार के द्वारा तो कहाँ जा सकते हैं? एक लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बी है हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। सी है हाई कोर्ट ओनली। और डी है लोअर कोर्ट ओनली। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। राज्य सरकार ने क्या किया है, प्रॉपर्टी को एक्विजिशन कर लिया है। जमीन का अधिग्रहण करती है ना, जमीन भी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो उस चीज के लिए कहाँ पे के क्लेम कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं और लोअर कोर्ट में ही जा सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 32 का उपयोग नहीं होगा। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार से हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। आर्टिकल 226 में लिखा गया है कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट ही केवल जा सकते हैं ऐसा नहीं है, लोअर कोर्ट भी जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, केवल लोअर कोर्ट जा सकते हैं ऐसा भी नहीं है, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी। इसमें क्या है, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट बोथ, दोनों जगह जा सकते हैं। समझ रहे हैं, दोनों जगह जा सकते हैं। तो 1 आवर हुआ है, 2 मिनट का हमारा हमारा लाइव चलेगा अभी, ठीक है ना, अभी हमारा लाइव चलने का मूड में। 2 मिनट का हम अभी ब्रेक ले रहे हैं, 1 मिनट का। के बाद क्या होगा, फिर से चलेगा। इतना क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि हमारा एग्जाम आसान हो जाए। बस हमारा 1 मिनट के लिए अभी ब्रेक है, बाद फिर आप लोग आ जाए।
आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। हम लोगों ने पूरा स्केड्यूल किया है कि हमें क्या क्या करना है। क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, इसके आंसर्स हैं, तो इतना क्वेश्चन भी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए शुरू किया जाए, बताइए तैयार हैं आप लोग? हम लोग चल रहे हैं किस में? मैराथन में चल रहे हैं। तैयार हैं तो बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं नए जोशों के साथ। ओके स्टार्ट। चलिए संविधान में डीपीएसपी, इसको हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। इसके लिए है एक, नागरिक, बी, राज्य, सी, विदेशी 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 लोग, या डी, सरकारी संस्था। डीपीएसपी संविधान में किसके लिए दिया गया है बताइए? नागरिक के लिए नहीं, राज्य को दिया गया है निर्देश। नागरिक के लिए क्या है? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है, जो कि किसमें था? पार्ट 3 में था, संविधान के भाग 3 में था। और डीपीएसपी किसमें है? भाग 4 में है। ठीक है। और डीपीएसपी के वायलेशन होने पे हम लोग जो है सो कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यहीं पर मैं लिख देता हूँ, डीपीएसपी का अगर वायलेशन होता है तो कहाँ नहीं जा सकते हैं? कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। इसी को ध्यान में रख करके, इसी निर्देश को ध्यान में रख करके सरकार शासन चलाती है। निर्देश, ये सरकार के लिए क्या है? निर्देश है, डायरेक्शन है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। चलिए आगे चलिए। ग्राम पंचायत की स्थापना किसमें है? एक, आर्टिकल 40 मूल अधिकार में, बी है आर्टिकल 39 नीति निर्देशक तत्व, सी है आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्व, और डी आर्टिकल 41 मूल अधिकार। ग्राम पंचायत की स्थापना किसमें है? अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 दो जगह है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, गांधीवादी सिद्धांत है। तो आंसर क्या होगा? 3rd, अनुच्छेद 40 है लेकिन क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, अनुच्छेद 40 है लेकिन क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। अब चलिए, निशुल्क निशुल्क कानूनी सहायता एवं की अनिवार्यता किस अनुच्छेद में है? 40A, बी 38, सी 40 और डी 41। फ्री एंड कंपल्सरी लीगल एड, फ्री एंड कंपल्सरी लीगल एड, निशुल्क और विधिक कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 39A में होगा। किसमें हो जाएगा? आर्टिकल 39A, जिसमें क्या है, फ्री होगा और कंपलसरी क्या दिया जाएगा, लीगल एडवाइस दिया जाएगा। किसको? गरीब महिलाओं को और बच्चों को, अगर उनका शोषण किया जा रहा है तो। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ें, चलिए। एक समान, एक समान नागरिक संहिता सबसे पहले किस राज्य में बात का प्रयास हुआ? कहाँ पे हुआ, बताइए। हरियाणा में, पंजाब में, गोवा में और गुजरात में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले किस स्टेट में शुरुआत किया गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जहां पे कहा गया कि एक समान क्या होगा, नागरिक संहिता की बात की जाएगी। इसका आंसर होगा गोवा। इन गोवा, गोवा में शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे चलिए। मादक एवं नशीली दवाओं पर प्रतिबंध किस आर्टिकल में है? टू बैंड द, टू बैन द टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स इज, किस आर्टिकल में है बताइए तो। मादक दवाओं पर प्रतिबंध जो है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है, बताइए। ऑप्शन इसका हम देते हैं आपको। आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49 और डी आर्टिकल 50। किसमें है बताइए। इसका आंसर होगा आर्टिकल 47। का यूज किसने किया है? बिहार सरकार ने किया है। जहां पे क्या है, अल्कोहल को, शराब को क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। अल्कोहल को क्या किया गया है, बैंड किया गया है, प्रतिबंधित किया गया। किसका यूज करके? आर्टिकल 47 का यूज कर। ठीक है, आगे चलिए। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज इन आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 49 एंड आर्टिकल 48। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसमें बताया गया है कि जुडिशियरी के कार्य में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं करेगी। अभी क्या चल रहा है, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका में बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि जजों की नियुक्ति में हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और न्यायपालिका बोल रही है कि हम ऐसे नियम को खत्म करेंगे जो कि क्या कर रहा है, जो कि संविधान को दिक्कत दे रहा है। तो ये किसमें है बताइए? ये अनुच्छेद 50 में है। किसमें है? आर्टिकल 50 में है। किसमें है? आर्टिकल 50 में है। ठीक है, आगे चलिए। अब हम आते हैं इस पे, कोई बिल
या विधेयक धन विधेयक है, कौन निर्धारित करता है? एक, लोकसभा का स्पीकर, बी, राज्यसभा का अध्यक्ष, सभापति होता है, अध्यक्ष नहीं होता है, सी, प्रधानमंत्री, या डी, राष्ट्रपति। कोई विधेयक, कोई भी बिल, वो मनी बिल है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बताता है? बताइए। लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि कोई सा भी बिल जो है वो मनी बिल होगा या नहीं। हमने क्लास में देखा था, क्या देखा था? लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा। आगे चलिए। इनमें से इस बिल में राज्यसभा को रोकने का या संशोधन का अधिकार नहीं है। पहला है धन विधेयक, दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक, तीसरा है साधारण विधेयक, और चौथा है वित्त विधेयक। बताइए कौन सा ऐसा बिल है जिसको राज्यसभा ना तो रोक सकती है और ना ही उसको अमेंडमेंट कर सकती है? राज्यसभा के पास पावर नहीं है। इसका आंसर होगा धन विधेयक, मनी बिल। इसका आंसर क्या होगा? मनी बिल। मनी बिल को ना तो राज्यसभा रोक सकती है और ना ही उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। वो 14 दिनों के बाद ऑटोमेटिक क्या होगा? पास मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मनी बिल। ठीक है, आगे चलिए। नए राज्य का निर्माण या सीमा में परिवर्तन के लिए संविधान में किस प्रकार का संशोधन है? एक है साधारण विधेयक के से संशोधन, सिंपल अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं? सिंपल अमेंडमेंट, साधारण संशोधन। दूसरा है दूसरा क्या होगा? विशेष बहुमत से संशोधन, स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। थर्ड है विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों से भी सहमति, आधे से अधिक राज्यों से सहमति। और डी है इनमें से कोई नहीं। एक नए राज्य का निर्माण करना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, जैसे कि एग्जाम्पल बिहार से झारखंड बना, तो ये किस तरीके से बन सकता है?
साधारण विधेयक के द्वारा कि विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत में एक क्या है, अगर विशेष बहुमत मतलब 2/3 मेजोरिटी, और उसके अलावा और क्या, अगर 28 राज्य हैं तो कम से कम 15 राज्यों से भी सहमति होनी चाहिए। ये है विशेष बहुमत प्लस राज्यों से सहमति। तो अगर एक से दूसरा राज्य बनाना है तो किस प्रकार का संशोधन चाहिए, इसका आंसर होगा साधारण विधेयक से संशोधन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साधारण विधेयक से संशोधन। आगे चलिए, के लिए कोई जरूरी नहीं है कि विशेष बहुमत होना चाहिए। बिहार से झारखंड बना, इसके लिए कहीं पर भी 368 में कोई वर्णन नहीं किया गया। 368 में क्या है, संशोधन के बारे में। आगे चलिए, मूल अधिकार में संशोधन के लिए कौन सा प्रावधान है। एक होगा संसद में साधारण बहुमत, दूसरा है संसद में विशेष बहुमत से संशोधन, और तीसरा है संसद में विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसद में विशेष बहुमत से। अगर फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करना है, मूल अधिकार में संशोधन करना है, तो पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से आपको पास करना चाहिए। किस किस से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। संशोधन केवल लोकसभा में बहुमत से नहीं होगा, राज्यसभा में भी जरूरी है। ठीक है, थोड़ा मैं बता दूं, अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, ठीक है, दूसरा क्या है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पावर में कटौती करनी है, कुछ चीजें तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है, तीसरा क्या है, अगर कोई सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है, राज्य सूची में है, उसको स्टेट लिस्ट से हटा करके यूनियन लिस्ट में लाना है, संघ सूची में लाना है। ठीक है ना, मतलब 7th शेड्यूल का सब्जेक्ट है, इसमें ऐसा अगर अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहले क्या होगा, पहले आप लोकसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास करो, विशेष बहुमत से, फिर क्या करना होगा, राज्यसभा से भी कैसा करना होगा, विशेष बहुमत से पास करना होगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों से हो गया। तीसरा क्या होगा बताइए, तीसरा क्या होगा, अगर 28 राज्य हैं तो कम से कम 15 राज्यों में आपको क्या होगा, उसका जो विधानमंडल है वहां पे भी आपको क्या करना होगा बताइए, कि विधानमंडल में भी विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। जैसे कि बिहार से पास कर लोगे, बिहार से हो गया, यूपी से हो गया, एमपी से हो गया, ऐसे 28 राज्यों से भी क्या करना होगा, वहां की विधानसभा से पास करवाना होगा। तब क्या होगा, तब इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन वाले में और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पावर में कुछ करना हो तो, या राज्य सूची के विषय को संघ सूची में डालना है। फिर भी इसका जुडिशियल रिव्यू होगा, अगर असंवैधानिक चीजें हुई तो उसको क्या किया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी बातें केशवानंद भारती में बताई जा चुकी। आगे चलिए, बेसिक स्ट्रक्चर
मूल संहिता का लेख संविधान के किस केस में हुआ? कौन सा ऐसा केस हुआ जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का बात आया? पहला हम डालते हैं गोलकनाथ, गोलकनाथ। दूसरा सज्जन कुमार केस। तीसरा केशवानंद भारती। चौथा मिनर्वा मिल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये केशवानंद भारती में आया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बताइए? हम बताते हैं। पहला हो जाएगा कानून का शासन, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसका शासन होगा? कानून का शासन। दूसरा हो जाएगा भारत में गणतंत्र होगा, ठीक है ना, गणतंत्र होगा। संसदीय व्यवस्था होगी, संसदीय व्यवस्था होगी। चौथा क्या है? संविधान सर्वोपरि होगा, संविधान सर्वोपरि होगा। पांचवा बात क्या है? धर्मनिरपेक्ष होगा। छठा क्या है? समानता की बात हो जाएगी, इक्वेलिटी हो जाएगी। ये सब क्या है? मूल भावना है। समानता में क्या है? स्त्री पुरुष एक समान, हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब, ठीक है ना, उच्च वर्ग निम्न वर्ग कुछ नहीं होगा, सब क्या है? एक बराबर है। किसमें बताया गया है? केशवानंद भारती केस में, वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। आगे चलिए। संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा के पास लोकसभा इतनी ही शक्ति है। कथन, आप बताइए, कथन सत्य है, ट्रू है, कथन असत्य है, फॉल्स है। कथन जो है अपरिपूर्ण है, मतलब कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। डी, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए स्टेटमेंट लिखा है संविधान में संशोधन करना है, उसके लिए राज्यसभा के पास लोकसभा इतनी ही शक्ति है। तो हमने बोला ही है। देखिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान दे दीजिए। अब इसमें चेंज करना है तो लोकसभा से भी इसको पास करो, इसके साथ मेजोरिटी के साथ, और राज्यसभा से भी पास करो, किसके साथ? बहुमत के साथ, मेजोरिटी के साथ। लोकसभा से मेजोरिटी के साथ करो, राज्यसभा से मेजोरिटी के साथ करो, तो राज्यसभा के पास लोकसभा के इतनी ही शक्ति होगी, बराबर शक्ति होगी। तो यही बात तो ये बोल रहा है। तो ये कथन क्या है? ट्रू है। ये कथन क्या है? ट्रू है। ये कथन क्या है? ट्रू है। आगे चलिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 60। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है बताइए? प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है
में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा क्या होता है बताइए? सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधानसभा जैसे कि क्या हो गया? बिहार का विधानसभा, यूपी का विधानसभा, एमपी का विधानसभा, हर एक राज्य का विधानसभा जो है उसके निर्वाचित सदस्य जो हैं इलेक्टेड मेंबर ये वोट डालते हैं। अगर बात किया जाए तो दिल्ली में भी विधानसभा की बात की गई है और पांडिचेरी में भी। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं लेकिन यहाँ भी है। और किसमें है? आर्टिकल 54 में। ठीक है, आगे चलिए।